सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। ठीक है, तो ये आपका इग्नू का थर्ड ईयर का कोड है BPSE 142, यानी कि वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति। आज इसके थर्ड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अपने 2 चैप्टर्स को कवर कर लिया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप डायरेक्ट जाके वहां से विजिट करके वीडियो को विजिट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे, भारत की विदेश नीति के सिद्धांत एवं उद्देश्य। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत की विदेश नीति के सिद्धांत क्या है, मतलब किस मुद्दे पे भारत की विदेश नीति मतलब टिका हुआ है, और उस पे हम इसके उद्देश्य पढ़ेंगे कि भाई क्या क्या उद्देश्य हैं जिसके कारण हमारी विदेश नीति की जाती है। अब मान लो कि आप लोग क्लास ले रहे हो, भाई क्या उद्देश्य है क्लास लेने का? अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आना, इंटेलिजेंट होना, मतलब बोल सकते हो कि माइंड लेवल को इंक्रीज करना, IQ लेवल को इंक्रीज करना, नॉलेज लेना, ये आपके उद्देश्य है क्लास लेने का। ठीक है, तो आज हमारा बात कर लेते हैं, हम 3.0 के बारे में पढ़ेंगे। तो उद्देश्य, देखो उद्देश्य की बात कर लीजिए तो भारत की विदेश नीति मुख्य सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम तर्क संगत इस पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे, जिसके तहत हम भारत की विदेश नीति की प्रमुख ढांचे यानी कि स्ट्रक्चर क्या है, जिस तरीके से भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षता की भूमिका क्या है। ठीक है, विदेश नीति के कारण भारत का अस्तित्व कैसा रहा, राष्ट्रीयता की स्थिति कैसे रही, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम बात कर लेते हैं अब परिचय के बारे में। 3.1 के बारे में परिचय की बात कर ली जाए तो भारत की विदेश नीति जो है मूलभूत आधार सिद्धांतों पर टिका हुआ है। वास्तव में अगर बात कर ली जाए, यही सिद्धांत ये उद्देश्य हमारे विदेश नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मान लो कि भारत दूसरे देश से जुड़ता है, तो भाई जुड़ने का तरीका क्या है, किस सिद्धांत पर जुड़ रहा है। भाई आपका बोल सकते हो कि सामान का, या फिर बोल सकते हो कि वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहा है, क्या कारण है, किस सिद्धांत के रूप में कर रहा है। उद्देश्य की बात कर ली जाए तो आपका बोल सकते हो कि इससे भारत की विदेश नीति करने से क्या प्रॉफिट है। मान लो कि भाई अपना विकास कर रहा है, दूसरे देश में पहचान बना रहा है, विश्व स्तर पर अपनी शांति बनाए रख रहा है, विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है, ये सारे इसके उद्देश्य कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 3.2 की बात कर लेते हैं। तो हमारा है भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत। भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत की बात कर ली जाए तो दुनिया भर में भारत उन सभी तमाम देशों के रूप में आज जाना जा रहा है। आधुनिक समय की बात कर ली जाए, इससे पहले भी बात कर ली जाए तो हमारा जो समाज है उसमें उसकी विशिष्टता को देखते हुए भारत के साथ अलग अलग देश विदेश नीतियों को अपना रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो भारत है हर एक व्यवस्थाओं के अनुसार उसकी जो स्थिति है, जो उसकी भूमिका है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी देश इसके साथ जुड़ना बहुत ही अच्छे से पसंद करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ना तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तर्क संगत होते हुए भारत के साथ विदेश नीतियों को काम या फिर आगे बढ़ाने का जो आज तौर तरीका चल रहा है वो महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमारा इसमें आप बोल सकते हैं कि इसके आपके पहला पॉइंट आ जाता है 3.2.1 गुट निरपेक्षता की नीति। अब देखो भारत की विदेश नीति सिद्धांत है ना, वो गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाए रखना और गुट निरपेक्षता की नीति सभी देशों में आगे बढ़ाना। देखो हालांकि अगर बात की जाए, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही गुट निरपेक्षता की नीति को आगे बढ़ाया गया था। ठीक है, गुट निरपेक्षता की नीति में जिसके तहत हमने ये देखा कि भारत इस सिद्धांत पे चल रहा था कि भाई अपने अनुसार अपनी नीतियों को आगे बढ़ाए। ना वो अमेरिका के साथ चल रहा था, ना वो सोवियत संघ के साथ चल रहा था। वो अपने अस्तित्व को लेके, अपनी पहचान को लेके अपने आप का आगे बढ़ाना उसका एकमात्र लक्ष्य था, जिसके तहत हम गुट निरपेक्षता की नीति जो है बखूबी रूप में अपने आप में ही देख सकते हैं। ठीक है, अब गुट निरपेक्षता की नीति वास्तव में क्या था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक ऐसा शब्द को अपनाया गया कि ना भाई हम इस गुट में रहेंगे, ना हम उस गुट में रहेंगे। हम तो पहले ही गुलाम देश रह चुके हैं। इन गुलामी अवस्था में हम दूसरे देश के साथ फिर जुड़ के अपने आप को गुलाम की अवस्था में नहीं ले जा सकते। इसीलिए गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया गया था। क्लियर हो गया? अब उसके बाद क्या है हमारा 3.2.2
पंचशील। अब देखो पंचशील योजना क्या था। पंचशील योजना, इसमें आपका देखा जाता है कि पांच ऐसे देश की स्थिति या फिर भूमिका देखने को मिलता है, पांच ऐसे अस्तित्व या फिर बोल सकते हो वस्तुओं की स्थिति देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत हम अपने महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं के माध्यम से अपने आप का विकास या फिर बोल सकते हो कि अपनी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा लैंग्वेज बोला जाए ना, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ पंचशील में, तो वास्तव में ये एक ऐसा सिद्धांत था जिसमें हम पांच धारणों को फॉलो कर रहे थे, यानी कि पंचशील तत्वों को फॉलो कर रहे थे। एक तत्व क्या था? एक दूसरे की संप्रभुता पर अखंडता को बरकरार रखना, यानी कि भाई मान लो कि भारत की जो संस्कृति है, उसकी संस्कृति को हम छेड़ेंगे नहीं, उसकी संस्कृति का सम्मान करेंगे। भाई रसिया की संस्कृति जो है वो आपका बोल सकते हो कि उसकी अन्य, यूक्रेन की जो संस्कृति है उसको हम सम्मान करेंगे। ठीक है, यानी कि सब अपने अपने क्षेत्र के अनुसार जो संस्कृति जिस देश की है, उस देश के संस्कृति और उसकी अखंडता को हम सम्मान करेंगे। ये इसका पहला उद्देश्य था, जिसे हम पंचशील तत्व के रूप में या फिर पंचशील सिद्धांत के रूप में देखते हैं। तो पहला सिद्धांत क्या था? किसी भी देश का अखंडता और उसकी संप्रभुता की व्यवस्था का सम्मान करना एकमात्र इसका पहला सिद्धांत था। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हमारा आ जाता है कि यहाँ पे अब दूसरा पॉइंट क्या है कि पंचशील सिद्धांत में, इस सिद्धांत तत्व में दूसरा पॉइंट है कि आक्रमण करना, यानी कि कोई भी देश गैर आक्रमण नहीं करेगा। जब तक कोई देश दूसरे पर हमला नहीं करेगा और वो अपने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, तब तक वो कोई भी देश दूसरे पर हमला नहीं करेगा। अब मान लो कि सभी देश ये बातें सोचने लगे, तो भाई आक्रमण होगा ही नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। मान लो कि यहाँ पे जितने स्टूडेंट हो, आप लोग सोचने लगे कि भाई जब तक कोई छेड़ेगा नहीं तब तक आप कुछ नहीं करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये सब सोचने लगे तो कोई छेड़ने का नाम ही नहीं लेगा भाई, कौन छेड़ेगा? ठीक है, तो ये आपका गैर आक्रमणकारी था। दूसरी बात आ जाता है उसके बाद आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करना, यानी कि तीसरा पॉइंट था कि कोई भी देश दूसरे देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसकी कोई भी आंतरिक अवस्था पर, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई ये तो हम दोनों के बीच का मैटर है, तो तेरे को तीसरा पढ़ने की जरूरत क्या है, बोलते हैं ना, तो वही बात हो जाता है कि कोई भी देश आंतरिक मामले में दूसरे देश का हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, आपका अगला पॉइंट है समानता पर आधारित परंपराओं का सम्मान करना, यानी कोई भी देश देखा जाए तो सबकी अपनी 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 समानता है, उसके आधारित उसकी परंपरा है, उसका सम्मान करना भी इसका एकमात्र उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद आपका देखा जाता है कि विकास के लिए शांतिपूर्ण और अस्तित्व अवस्था को अपनाना, यानी कि अगर हम विकास करें तो भाई शांतिपूर्ण होना चाहिए। ये नहीं कि भाई अपना विकास करो और में ही लड़ाई झगड़े वाला, ऐसा नहीं होना चाहिए। विकास करो तो शांतिपूर्ण और सहमति के अनुसार, सहमति का मतलब यानी कि सबकी सहमति के अनुसार देखा जाए। ठीक है, तो ये आपका पंचशील तत्व के रूप में आपका देखा गया कि भारत ने इन सभी पांचों तत्वों को अपनाते हुए अपने विदेश नीति को करने की निश्चय, और बोल सकते हो कि विदेश नीति को अपनाने का व्यवस्था को उसने अपनाया। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है 3.2.3 उपनिवेशवाद विरोध, साम्राज्यवाद विरोध, रंग भेद विरोध। अब भारत जो है इन तीनों विरोधों को आगे लेकर विदेश नीति कर रहा था। भाई उपनिवेशवाद कंपनी जो है, जैसे कि मान लो कि आपने हमारे देश में भी उपनिवेशवाद कंपनी रह चुकी है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए। ठीक है, तो जैसा कि हमारा देशवाद भी भारत उपनिवेशवाद का विरोध मतलब गुलाम रह चुका है, इसके अंतर्गत दूसरी देश की कंपनियां या फिर दूसरे देश का जो अस्तित्व है हमारी स्थितियों में देखने को मिलता है। जैसे कि आपने देखा था कि अफ्रीका का बोल सकते हो कि फ्रांस का रिवॉल्यूशन जो देखा था, फ्रांस का जो युद्ध देखा था, विरोध देखा था, वो इसीलिए हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भारत ने ये बात रखा कि भाई कोई भी देश दूसरे देश का गुलामी नहीं करेगा, कोई भी देश दूसरे देश को गुलाम नहीं बनाएगा। इसी बात को लेके वो विदेश नीति कर रहा है। ठीक है, साम्राज्यवाद यानी कि खुद का साम्राज्य हो, दूसरे देश का दूसरे पे कोई राज्य ना हो, यानी कि भारत है तो भारत का खुद पर राज्य हो। ठीक है, भारत स्वयं अपना राज्य अधिकार अपना रखा हो, यानी कि भारत जैसे कि मान लिया जाए कि ब्रिटिश सरकार आया, अंग्रेजी सरकार आया तो भाई भारत पर राज किया, तो ये क्या है, हमारे साम्राज्यवाद की स्थिति को खत्म कर रखा था। ठीक है,
तो इस स्थितियों में क्या हुआ कि भाई इसने भारत ने ये बात बोला कि हम अपने स्वयं का साम्राज्य को लेके चले और उसके अनुसार ही हम, अगर कोई ऐसा नहीं करता, कोई देश दूसरे देश का साम्राज्य बनाता है और अपना अधिकार जमाता है, तो उस स्थिति में उसका विरोध करते हुए हम विदेश नीतियों को आगे बढ़ाए। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है, रंग भेद विरोध। यानी कि कोई भी देश दूसरे देशों का गोरा या फिर काला, आपका देखा जाता है अफ्रीका में सबसे ज्यादा हुआ था, जिस तरीके से गांधी जी ने भी बहुत बड़े पैमाने पे उनका विरोध किया था। ठीक है, तो गोरे और काले का जो भेदभाव चल रहा था, उस स्थिति में भारत ने इस बात को ध्यान में रखते हुए ऊंच नीच, गरीब और बोल सकते हो कृष्ण, बोल सकते हो कृषि, शिल्प, भौतिक, इन सभी लुटकार या फिर बोल सकते हो कि जो वस्तुकार जो थे, इन सभी का सम्मान करते हुए, सभी को बराबर अधिकार देते हुए, भारत ने इन सभी को बराबर समझते हुए दूसरे देशों के साथ जुड़कर रंग भेद के खिलाफ विरोध किया और इसी महत्व को लेकर वो भारत के साथ या फिर कोई भी देश दूसरे देशों के साथ विदेश नीति को करने में आगे बढ़ रहा है भारत के इस निर्णय के अनुसार। क्लियर है? ठीक है, तो उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है 3.2.4 अंतरराष्ट्रीय विवादों के निपटारे के लिए बल प्रयोग का विरोध। यानी कि भाई अब इसमें बोला गया कि जो प्रथम विश्व युद्ध जिस तरीके से हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जिस तरीके से यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों का विरोध का निपटारे के लिए ही इसका बोल सकते हो कि इस नीति को अपनाया गया कि भाई अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे के लिए जो बल प्रयोग का विरोध है ना, उसको ना किया जाए। कि भाई अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद है उसको निपटारा यानी कि उसका सोल्यूशन निकालने के लिए भाई बल का प्रयोग करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इस वजह से भारत ना सिर्फ उन विवादों का निपटारा कर रहा था, अपितु अपने बल का सही प्रयोग करते हुए भारत स्वयं को हमेशा से एक ऐसे देश के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है विश्व के सामने, जो दूसरे या फिर बोल सकते हो अंतर्राष्ट्रीय विवाद के निपटारे के साथ साथ उसकी समस्याओं का हल ढूंढने के साथ साथ अपने बल का जो कभी दुरुपयोग नहीं किया है। इसी अवस्था को ध्यान में रखते हुए दूसरे देश भारत के साथ जुड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक बात ध्यान रखना कि देखो इस दुनिया में गलत लोगों के साथ दुनिया खड़ी है, ये बात तो फैक्ट है। ठीक है, लेकिन उन्हें अपनाना कोई नहीं चाहता। लेकिन जो सच्चे और अच्छे इंसान होते हैं, जो सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, उनके साथ एक बंदा भी क्यों ना हो, लेकिन उसको हमेशा अपना बना के रखना चाहता है। ठीक उसी प्रकार से जो भारत है ना, स्वयं से हमेशा दूसरे के बारे में सोचता आ रहा है शुरू से ही। तो इसी स्थिति को देखते हुए इसके साथ रसिया हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, अलग अलग देश हो गए, सभी देश इसके साथ जुड़कर अपना आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर विदेश नीति करना चाहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है 3.2.5 संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित आदर्शों में विश्वास। ठीक है, यानी कि अब ये बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्रीय जो चार्टर जो बनाया गया था ना संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, कि भाई भारत जो है दुनिया का एक ऐसा देश है जो हर एक स्थितियों में स्वयं को हमेशा से आतंकवाद मुक्त रहने की कोशिश करता आ रहा है तथा विश्व में शांति को स्थापित करने की कोशिश करते हुए आ रहा है, और विश्व की शांति और उसकी सुरक्षा को देखते हुए ये दूसरे देशों को मोटिवेट और इंस्पायर कर रहा है और उससे जुड़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र जो चार्टर में निहित आदर्शों की बात की गई है, ये भारत को देखकर ही किया गया है। जिस तरीके से भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाकर एक ऐसा उदाहरण समाज के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसके अंतर्गत वहां पे हम दूसरे देशों के सामने अगर गलत नहीं तो ना झुककर उसका विरोध करते हुए स्वयं को अलग कर लेना या फिर उसके साथ लड़ना एकमात्र लक्ष्य के रूप में यह अपने आप को भारत प्रस्तुत करता है। इस उदाहरण से देखते हुए संयुक्त राष्ट्र जो है भारत को एक ऐसे देश की श्रेणी में महसूस करता है जो अपने देश को शांति तथा सुरक्षा को रखते रखते दूसरे देशों की शांति और सुरक्षा और उसके आदर्श भावनाओं को कदर करते हुए उसके साथ जोड़कर या फिर जुड़कर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है।
तो ये है राष्ट्रीय यानी कि जो बोल सकते हो संयुक्त राष्ट्र चार्टर निहित आदर्शों की विश्वास, ठीक है, कि भारत पे ये विश्वास करता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 3.2.6, समयंक एवं समतावादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। अब देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध जिस तरीके से समाप्त हुआ, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में उथल पुथल हो गया। उथल पुथल क्या हो गया कि भाई नहीं यार, मुझे अपना शक्ति बढ़ाना है, या फिर मुझे देश पर राज करना है, पूरे विश्व पर राज करना है। तो इन दो उथल पुथल में दो देश, या फिर बोल सकते हो दो विचारधारा ऐसे बनकर सामने उभर कर आया जो चाहता था कि मेरा स्वयं का राज हो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि समतावादी व्यवस्था को स्थापित किया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कि भाई सभी के जो कैपेसिटी है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो उसकी क्षमता है, उन सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। यह नहीं कि भाई जो गरीब है या फिर बोल सकते हो जो कमजोर है उसको थोड़ा कम मिलना चाहिए, जो अमीर है भाई उसी को अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा नहीं। ये जो समतावादी व्यवस्था था ना, जो क्या कर रहा था, एक तरफ एशिया और दूसरी तरफ अफ्रीका जैसे देशों को बोल सकते हो कि एक दूसरे से मनमुटाव की स्थिति को थोड़े बहुत खत्म करने का प्रयास कर रहा था। क्योंकि भाई एशिया जो है उस समय देख सकते हो कि आपका सोवियत संघ के रूप में देखा जाता है, और अफ्रीका जो था वो कहीं ना कहीं अमेरिका के सपोर्ट के रूप में अपने आप को आगे भी बढ़ा रहा था, और यूरोप भी इसका सपोर्ट कर रहा था। जिस कारण यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो विवाद व्यवस्था रहा है वो इन्हीं कारणों से रहा है। 1970 के दशक की बात की जाए, 1970 से दशक की बात की जाए, तो यहाँ पर क्या हुआ, विकसित और अविकसित देशों का जो है आपस में टकराव होने लगा। जिसके तहत क्या हुआ कि विकसित देश अविकसित देशों को प्रताड़ित कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, या फिर बोल सकते हो कि उनको मतलब बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि उन पे अपनी स्थितियों की भूमिका स्थापित कर रहे थे। तो इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो हमारे समतावादी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि इस समतावादी में ये देखने को मिला कि सभी के क्षमताओं के अनुसार उनको अधिकार मिले, या फिर बोल सकते हैं कि जिसकी जितनी शक्ति है उसके अनुसार सभी को बराबर अधिकार मिलने की बात को सामने प्रकट करके रखा गया था। क्लियर हो गया? अब उसके बाद फिर हमारा अपना अलग पॉइंट आ जाता है, अगला पॉइंट। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है 2.6 3.2.6, विश्व शांति अवस्था। विश्व शांति अवस्था की बात कर ली जाए तो भारत ने अटूट विश्वास था कि विश्व में शांति अवस्था को स्थापित कर सकता है। भारत इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने अनुसार अपने इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए इसी बात पर ध्यान ध्यान केंद्रित करते हुए विश्व में शांति अवस्था को अपनाए रखने या फिर बोल सकते हो स्थापित करने का प्रयास किया गया, जिसके कारण विश्व में सुरक्षा और उसकी समर्थ अवस्था को ध्यान में रखते हुए भारत ने दूसरे देशों के साथ विदेश नीतियों को आगे बढ़ाकर विश्व में शांति की स्थापित करने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि भारत को यह बखूबी पता है कि भाई हम दूसरे देशों के साथ जुड़ेंगे तो जुड़ने के साथ हमारी मित्रता होगी, हमारे संबंध गहरे होंगे, जिसके कारण विश्व में शांति की स्थापना हो ही जाएगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत जो है दूसरे देशों के साथ विदेश नीतियों को करने में बेहतर तरीके से अपने आप को प्रोत्साहित कर रहा था और खुद को मोटिवेट कर रहा था। ठीक है? ठीक है, तो उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है 3.2.8, विवाद निपटारे की द्विपक्षीय ढांचा। द्विपक्षीय ढांचा जिसे बोल सकते हैं। भारत और पाकिस्तान जिस तरीके से क्या है, बहुत आप देख सकते हो कि टॉम एंड जेरी वाली बात हो जाती है कि भारत और पाकिस्तान है प्रतिदिन बॉर्डर की बात की जाए या फिर सीमा विवाद की बात की जाए तो प्रतिदिन भारत और पाकिस्तान का जो विवाद है हम अपने महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जिसके तहत हम ये देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश हैं, तो इसके निपटारे को ध्यान में रखते हुए दोनों की पक्षवाद व्यवस्था को सुनना जरूरी होता है। अब मान लो कि दो बच्चों के बीच लड़ाई हो जाए, तो उन दोनों के बीच लड़ाई हुआ है किस मैटर पे, क्या नहीं हुआ, क्या मैटर था, इन सभी को जानने के बाद ही आप किसी निर्णय पे आते हैं। इसे ही बोला जाता है विवाद निपटारे की द्विपक्षीय ढांचा, यानी कि दोनों पक्षों को बराबर सुनो
और तर्क संगत उसको महसूस करो कि भाई कौन सा पक्ष सही है। वही आपका बोल सकते हैं द्विपक्षीय ढांचा, जिसके अंतर्गत हम दोनों पक्षों को बराबर देखते हुए, उन दोनों पक्षों को सम्मान देते हुए और उनकी भावनाओं का कदर करते हुए, उनकी बातों को सुनकर उसके बाद हम जो निर्णय सुनाते हैं जो जिस पक्ष में, वो आपका बोल सकते हो कि विश्व निपटारे की द्विपक्षीय ढांचा कहलाता है। जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत जो है बड़े पैमाने पे हम देख सकते हैं, ठीक है। आपका बोल सकते हो कि अभी रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है, तो उस युद्ध में आप भी देख सकते हो कि विश्व निपटारे द्विपक्षीय व्यवस्था को हम महसूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने खुद महसूस किया कि भाई सरासर जो गलत था वो आपका रूस ही रहा, ठीक है। तो इस स्थिति में हम क्या है कि सभी दोनों पक्षों को बराबर पहले महसूस करने के बाद ही किसी निर्णय पर चढ़कर या फिर निर्णय पर चलकर उसके बाद ही हम अपना फैसला सुनाते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि अपना जो है डाटा तैयार करते हैं। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हमारा आ जाता है अगला पॉइंट 3.2.9। तो हमारा ये अगला पॉइंट है निशस्त्रीकरण। जैसे कि आपको भी पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा निशस्त्रीकरण की नीति को अपनाया गया था भारत में। सबसे पहला ये था कि देखो इसमें क्या होता है कि निशस्त्रीकरण यानी कि हम शस्त्रों का प्रयोग करना खत्म कर दें। यानी कि जो शस्त्र है, मतलब परमाणु हथियार है, जो बोल सकते हो कि बमबारी है, गोली बारूद, ये सब चीज़ हम बनाना बंद कर दें और हम क्या करें, स्वयं को ऐसा देश में तब्दील कर दे जहाँ पर किसी भी शस्त्रों का अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग ना, जहाँ पर किसी भी प्रकार का हथियार ना बन रहे हों। हथियारों पे प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया को ही निशस्त्रीकरण कहलाता है, ठीक है। तो इसी स्थिति को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा निशस्त्रीकरण की नीति को आगे बढ़ाया गया था। क्लियर हो गया? जिसके कारण दूसरे देश में कोई भी अगर हम क्या करें, अपने शस्त्रों पे बोल सकते हो प्रतिबंध लगा दे, पाबंदी लगा दे, लिमिटेशन लगा दे, तो भाई क्या है कि हम दूसरे देशों पर हमला करने में भी अपने आप को कम कर देंगे और दूसरे देश क्या है कि खतरे से बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है 3.3, भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य। अब देखो इसमें उद्देश्य है कि भाई भारत की विदेश नीति दूसरे मतलब दूसरे देशों के साथ क्यों नीति बना रही है, उसके मोटिव क्या है, क्यों मतलब नीतियों को बनाने का काम हो रहा है। तो पहली बात तो ये है कि हमारा, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 3.3.1 के बारे में बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय हितों का संरक्षण और संवर्धन, यानी कि देश के राष्ट्रीय हित, यानी कि हम दूसरे देश के साथ जुड़ रहे हैं कि हमारे देश राष्ट्रीय जो हित है ना, उसके साथ जो है उसकी सुरक्षा को बरकरार रखा जा सके। भारत दूसरे देशों के साथ नीति इसलिए स्थापित कर रहा है कि हमारे देश की जो राष्ट्रीय नीति है उस पर किसी भी प्रकार का बुराई या फिर बोल सकते हो कि कोई भी देश बुरी नज़र से ना देखे। इसीलिए दूसरे देशों के साथ जुड़कर हम अपनी मित्रता को स्थिति में अपनी जो है राष्ट्रीयता की स्थिति और उसकी राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा को आगे बढ़ा पाते हैं, उसकी सीमा को आगे बढ़ा पाते हैं। अब मान लो कि भारत है पाकिस्तान है, भारत पाकिस्तान में लड़ाई होता है, मान लो कि ये इन दोनों में मित्रता हो जाए, तो ये बताओ कि लड़ाई की समस्या हल नहीं हो जाएगा, सुरक्षा व्यवस्था मतलब बोल सकते हो कि बेहतर नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए ही विदेश नीति को आगे बढ़ाया जाता है। क्लियर हो गया? उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है 3.3.2, स्वतंत्र निर्णय लेने की स्वायत्ता। यानी कि बात कर लेते हैं भाई भारत में विदेश नीति को इसलिए आगे बढ़ाया गया। अब मान लो कि भारत है, विदेश नीति को ना बनाकर क्या कह सकते हैं कि भाई आपका सोवियत संघ के साथ जुड़ जाता, अमेरिका के साथ जुड़ जाता, तो वो क्या है, स्वयं के अनुसार निर्णय नहीं ले सकता था। ये देखो क्या है, स्वतंत्र निर्णय लेने में स्वायत्ता, कि भाई हम निर्णय लें स्वयं के अनुसार, भाई दूसरे के अनुसार ना ले। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या है कि भारत ने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने आप को गुट निरपेक्षता की नीति के सिद्धांत पर चलते हुए स्वतंत्र निर्णय लेने की स्वायत्ता को आगे बढ़ाया और विश्व स्तर पर सभी देशों को इस बात का मतलब बोल सकते हो कि प्रचार किया कि भाई गुट निरपेक्षता की नीति को आगे बढ़ाया जा सके। इसी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भारत के द्वारा विदेश नीतियों को आगे बढ़ाया गया था और कई कई देश भी थे जिसके माध्यम से इन गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया गया। तो इसीलिए भारत की विदेश नीतियों को
हम स्वतंत्र निर्णय लेने की स्वायत्ता के रूप में भी हम देख सकते हैं। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है 3.3 विदेश नीति के आर्थिक मुद्दे। अब भाई विदेश नीति को इसलिए अपनाया गया कि भाई विदेश नीति के आर्थिक मुद्दे पर क्या है निपटारा किया जा सके। अब इसमें क्या है कि विदेश नीति को इसलिए भी अपनाया गया कि अब क्या है कि भाई दूसरे देश कमजोर ना हो जाए, आर्थिक समस्या ना उत्पन्न हो जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आर्थिक मुद्दे को सुरक्षित रखने के लिए, आर्थिक मुद्दे की समस्या पैदा ना हो, इसीलिए दूसरे देश दूसरे के साथ जुड़कर विदेश नीतियों को अपनाने लगे। अब मान लो कि भाई आप लोग भी अब देखते हो कि कई बार किसी फ्रेंड को ऐसे फ्रेंड बना रखे होंगे, कभी कभी आपको पैसे की नीड हो जाती है, तो आप लोग क्या करते हो, उनसे हेल्प ले लेते हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत भी विदेश नीतियों को सभी देशों के सामने प्रकट किया कि भाई हम दूसरे देश के साथ विदेश नीति अपनाएंगे, दूसरे देशों के साथ जुड़कर रहेंगे, बेहतर नीतियों का निर्माण करेंगे, तो हम हर एक समस्या, हर एक आर्थिक व्यवस्था के रूप में अपने आप को उन सभी समस्याओं से निपटारा कर सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। तो इसीलिए आर्थिक मुद्दे को ध्यान में रखते हुए विदेश नीतियों को अपनाया गया था। क्लियर हो गया? अब हमारा अगला पॉइंट आ जाता है 3.3.4 वैश्विक आतंकवाद विरोधी ढांचा। अब इसमें क्या है कि वैश्वीकरण की दुनिया में, यानी कि वैश्वीकरण जैसे कि बोल सकते हैं विश्व स्तर पर सभी देशों के रूप में आतंकवाद का जो विरोधी ढांचा है ना उसको तैयार किया गया कि भाई आतंकवाद को मतलब खत्म किया जाए पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। दूसरे देश में जो भी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है उस पर सुनवाई की जाए, उस पर मुकदमे चलाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस स्थिति में सबको सम्मान दिलाते हुए आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, जैसे कि आपका बोल सकते हो कि सबसे ज़्यादा बोल सकते हो कि आपका उज़्बेकिस्तान हो गया, आपका वो सब कज़ाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, इन सब देशों में क्या है आतंकवादी रणनीति जो है ना बहुत ज़्यादा है। तो भाई भारत इसी बात को ध्यान में रखते हुए इनका विरोध करता है कि आतंकवाद के जो जड़ें हैं ना उनको समाप्त करने के लिए विश्व स्तर पर नीति बनाई जाए और दूसरे देशों को जोड़ा जाए। इसीलिए हम वैश्वीकरण के आतंकवाद विरोधी ढांचा के रूप में भारत दूसरे देशों के साथ जुड़कर आगे चलता है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है 3.3.5 न्याय संगत पर्यावरण संरक्षण तंत्र। अब न्याय संगत पर्यावरण संरक्षण तंत्र में ये देखा जाएगा कि भाई हम पर्यावरण को भी सुरक्षित रखें, इसलिए भी विदेश नीतियों को अपनाया गया कि भाई पर्यावरण खतरे में चल रहा है, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन लेयर नष्ट हो रहा है, हमारी जो बोल सकते हो कि तापमान व्यवस्था वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए दूसरे देशों के साथ जुड़कर पर्यावरणीय गतिविधियों को आगे बढ़ाया गया, जिसके तहत हम बोल सकते हैं कि 1992 में एक हमारा सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। प्रथम यानी कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जिसमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए दूसरे देशों के साथ जुड़कर नीतियों को स्थापित किया गया था। तो ये आपका पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण तंत्र। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आप इसके पॉइंट ये सारे लिख सकते हो कि जिस तरीके से मोदी जी ने भारत में स्वच्छ भारत अभियान चलाया कि भाई पर्यावरण को सुरक्षित रखें, पर्यावरण को स्वच्छ रखें। ठीक है, तो आप बोल सकते हो जल ही जीवन है, जिस तरीके से मतलब एक नल का मतलब एक बूंद का डायग्राम बना के उसके बाद लिखा रहता है जल ही जीवन है, तो ये भी तो क्या एक पर्यावरण को सुरक्षित रखने का मतलब सार है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है 3.3.6 गैर भेदभावपूर्ण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व्यवस्था। गैर भेदभाव यानी कि बोल सकते हो कि हम अब क्या है कि भाई कोई देश आगे बढ़ रहा है तो भाई हम उसमें भेदभाव ना करें, उसके परमाणु व्यवस्था पर भेदभाव ना करें। वो जिस तरीके से अपने आप को नीति स्थापित के रूप में आगे बढ़ रहा है तो हम उस स्थिति में भाई उसका साथ दें, ना कि उसका विरोध करें। अब मान लो कि भारत है, भारत जिस तरीके से परमाणु हथियार का परीक्षण कर रहा था 1975 हो गया, चाहे आपका बोल सकते हो अलग अलग टाइम पे हो गया। ठीक है, तो अमेरिका क्या कर रहा था भाई, विरोध कर रहा था कि भाई तू परमाणु हथियार का परीक्षण मत कर। क्यों? क्योंकि भाई उसे पता था
कि अमेरिका मतलब भारत परमाणु हथियार में परीक्षण में सफल हो जाएगा तो वो भी एक परमाणु देश व्यवस्था के रूप में जाना जाएगा। तो इसी स्थिति में क्या है कि भाई हम भेदभाव ना करें कि कोई देश वो गरीब है या फिर बोल सकते हो उसमें रसायन नहीं है, वहाँ पे खनिज पदार्थ नहीं है, तो इस स्थिति में हम उसका भेदभाव ना करें। वो अपने इच्छा अनुसार अपने विकास को आगे बढ़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने गैर भेदभाव प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व्यवस्था को अपनाया कि भाई हम किसी के उद्योगों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे कि भाई उसके उद्योग ऐसे है, उसके उद्योग खराब है, वो अपने उद्योग के अनुसार आगे बढ़ सकता है। ठीक है। अब उसके बाद फिर हमारा अगला पॉइंट है 3.3.7, डायोस्पोरा एंड सॉफ्ट पावर। डायोस्पोरा का मतलब यह है कि प्रवासी एवं नरम शक्ति। अब इसमें क्या है कि भाई हमने क्या किया कि डायस्पोरा का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब प्रवासी के रूप में जाना। ठीक है। अब सॉफ्ट पावर, अब इसमें क्या हुआ कि भाई हम क्या करेंगे कि हम अपने पावर को ऐसे इंक्रीज करेंगे कि उस पावर का गलत और दुरुपयोग उपयोग ना हो। वास्तव में यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस तरीके से नीतियों को अपनाया गया कि भाई जैसे भारत अपना जो शक्तिशाली हो रहा है 2014 के बाद से, आपने देखा होगा कि भारत की स्थितियों बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुई। भारत की स्थितियों का मतलब बोल सकते हो कि शक्तिशाली देश में जाना जाने लगा आज भारत को। लेकिन आपने देखा होगा कि भारत कभी भी अपने इस व्यवस्था में घमंड नहीं अपना रहा। इट मीन्स क्या है कि मतलब भाई उसके पास पावर है लेकिन वो सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट अवस्था है, यानी कि मुलायम है, कठोर नहीं है कि भाई मेरे पास पावर आ गया तो भाई मैं कुछ भी करूंगा, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। इसी को हम बोल सकते हैं डायस्पोरा सॉफ्ट पावर, यानी कि हम अपनी रणनीतियों में कुशल तो हो गए लेकिन उस कुशलता के ध्यान में रखते हुए हम कभी भी हिंसा, लड़ाई झगड़े ना करके अपने आप का जो विकास है ना वो साधारण और सरल तरीके से करें। ठीक है। क्लियर हो गया। यही है आपका डायस्पोरा सॉफ्ट पावर। अब उसके बाद हमारा आ जाता है अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है 3.4, सारांश। देखो सारांश में हम जो भी चैप्टर अभी पढ़ा, इतने पॉइंट्स पढ़े, उन चैप्टर का निचोड़ है भारतीय विदेश नीति के सिद्धांतों में जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्थापित करने के लिए भारत ने अलग अलग रणनीति अपनाया और उसके उद्देश्य थे, तो उन्हीं अवस्था को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपना स्वयं का हमेशा से विकास करते आया है और दूसरे देशों के साथ जुड़कर अपना विकास करने की नीति को आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है और अपनी हर एक जटिल समस्या और बोल सकते हो कि परिस्थितियों में स्वयं को हमेशा से सुदृढ़ और बेहतर करते हुए अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो भारत है विदेश नीति के मामले में बहुत ही बेहतरीन अवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 जो कि अब कंप्लीट होता है। इससे पहले मैं 2 चैप्टर्स करवा चुका हूँ, फर्स्ट सेकंड, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप लोग जाके डायरेक्ट वहां से विजिट कर सकते हैं वीडियो को। ओके। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।